Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzat Sana, this side, your mentor and educator. So basically in this video we gonna discuss how to master the reasoning subject for all SSC exams. देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो लोग अभी SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इस पैटर्न पे जितने भी और एग्ज़ाम होते हैं लाइक अभी रिसेंटली आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जितने भी इस टाइप के एग्ज़ाम हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स के बारे में. सबसे पहले तो देखिए, आप अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि एनीवन कैन गेट 50 आउट ऑफ 50 इन इट. लोगों ने स्कोर किया है एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट. ओके, तो सबसे पहले आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. देखिए रीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग सब्जेक्ट होता है. अगर जैसे आप जनरल अवेयरनेस को, क्वांट को बहुत सारा टाइम देते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस देते हैं, याद करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा सा टाइम रीजनिंग को देते हैं अच्छे से, डेडिकेटेड तरीके से, तो ट्रस्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा. ओके, और देखिए बहुत सारे बच्चे जो अभी तुरंत एसएससी की तैयारी करना शुरू किए हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लेके आते हैं, देन कुछ साइट से वो मॉक्स खरीद लेते हैं और उसके बाद ब्लाइंडली रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगते हैं. देखिए मैं मानती हूँ कि रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता है जितना आप समझ लेते हैं. ओके, तो देखिए रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स पे अपने ब्रशन अप करिए. ओके, सबसे पहले आपको थियरी पढ़नी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने चाहिए. ओनली देन मूव ऑन टू मिक्स क्वेश्चंस, राइट. जैसे अभी सीजीएल की बात करें तो अभी ये मई में एग्ज़ाम है इसका, सीजीएल 2021. तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप फरवरी में पूरी फरवरी आप अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़िए. और उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको एक महीने से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कॉन्सेप्ट पढ़ने में. ओके, तो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करिए एंड देन जब फरवरी एक बार पूरी हो जाएगी तब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. देन मार्च से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू एस इन रीजनिंग. ओके, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के या फिर स्टेनो के, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो ट्राई टू डू दैट. ओके, लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये है कि आपका कमांड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए हर टॉपिक पे. और फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगी कि स्ट्रेंथन योर पॉजिटिव्स एंड इम्प्रूव योर नेगेटिव्स. राइट, जो भी टॉपिक्स में आप अच्छे हैं तो उनको बार बार आप रिफ्रेश करते रहिए. और साथ ही सकता है आपको कि जिस चैप्टर्स में आपको लगता है कि आप थोड़े से वीक हैं, उनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए. ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन रीजनिंग सब्जेक्ट. ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं कि कैसे डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग इसका करने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले ब्रॉडली मैंने इसको 20 सेक्शंस में डिवाइड किया है. 20 सब सेक्शन या फिर 20 चैप्टर्स कह लीजिए, इस तरह से मैंने पूरी रीजनिंग को डिवाइड किया है. और इसके अंदर सब आपका आ जाएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, एवरीथिंग. तो सारे टॉपिक्स जितने भी यहाँ पे हैं सब हम लोग बारी बारी देखेंगे और इसके एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि एटलीस्ट आप जो भी आपका सिलेबस है उससे आप थॉरली समझ तो पाएँ कि आपका सिलेबस एक्चुअली में है क्या. राइट, कई सारे बच्चों को तो सिलेबस तक नहीं पता होता है कि एसएससी का सिलेबस क्या है, बस वो क्वेश्चंस करने लगते हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले डिटेल एनालिसिस ये देखिए और उसके बाद हम लोग एक प्लान बनाएंगे कैसे हम लोग को रीजनिंग पढ़नी है और उसके बाद देखते हैं रीजनिंग हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है ऑड वन आउट. देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 4 चीज़ें दे देंगे ओके क्वेश्चन में, और 3 चीज़ें किसी ग्रुप को बिलोंग करेंगी और जिसमें से एक लास्ट वाला होगा वो किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा. ओके, तो आपको वही वाला एक चीज़ पहचानना है. सपोज़ मैं यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल दूँ तो सपोज़ यहाँ पे है मणिपुर, देन यूपी, देन देयर इज़ शिलोंग एंड देन देयर इज़ पंजाब. तो अब आपको इसमें से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. ओके, तो अगर आप सही से नोटिस करेंगे, देखिए पंजाब जो है, ये पहले बात तो ये कि सारे स्टेट्स जो है इंडिया में ही हैं. राइट, तो इसमें से कोई डिसिमिलैरिटी नहीं हुई कि कोई भी स्टेट बाहर का है, ये बात तो कहीं से आती ही नहीं है. राइट, तो अब आपको ये स्टेट्स एनालाइज करने होंगे. देखिए पंजाब की कैपिटल होती है चंडीगढ़. राइट, देन यूपी की कैपिटल क्या होती है, लखनऊ. एंड देन ये मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इम्फॉल. राइट, लेकिन देखिए शिलोंग एक ऐसी सिटी कह सकते हैं इसको,
एक ऐसी जगह है जो खुद किसी स्टेट की कैपिटल है, और ये किसकी है? मेघालय की, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो 3 स्टेट दे रखे थे, इनकी कैपिटल कुछ और थी, लेकिन ये जो एक चीज़ दी थी, ये जगह जो दी थी, ये खुद किसी की कैपिटल है, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ हो गई अलग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपको दे देंगे AIOM, अब आपने पहचान लिया कि ये तीनों तो वॉवेल हैं, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे पैटर्न्स बहुत पुराने हो चुके हैं, अब एसएससी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब बात करें नंबर 2 की, दैट इज़ मिसिंग नंबर सीरीज़। तो देखिए मिसिंग नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि एक कोई पैटर्न होगा, आपको कुछ नंबर्स दे देंगे, उनके बीच पे कोई पैटर्न होगा, और उस पैटर्न को पहले आपको फाइंड आउट करना है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर अप्लाई करके उस क्वेश्चन को बताना है आपको। ओके, तो सपोज जैसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, 7, 26, देन 63 एंड देन ब्लैंक। अब आपको ये ब्लैंक फिल करना है, सबसे पहले आपको ये पैटर्न पता करना है, उसके बाद ये ब्लैंक में क्या आएगा आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए 7 का क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7, देन 3 का क्यूब माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 3 27 माइनस 1 इज़ 26, देन 4 का क्यूब माइनस 1, 64 माइनस 1 इज़ 63। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 3 4, देन 5, 5 क्यूब माइनस 1 इज़ 124, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये भी थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन हो गया मिसिंग नंबर सीरीज़ का। इसके अलावा देखिए अगर मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन की बात करूँ तो 2 4 8 16 ब्लैंक, तो आपको पता चल गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये हो गई मिसिंग नंबर सीरीज़ की बात। तो आई होप कि ये 2 टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। देन थर्ड वन इज़ एनालॉगी। एनालॉगी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टाइप्स बनते हैं, बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, ये मैं अलग से आपको किसी दिन बताऊंगी। ओके, क्योंकि अभी प्रेजेंट में एनालॉगी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। मैं एक तब भी छोटा सा बता दे रही हूँ यहाँ पे। सपोज़ जैसे स्टेट की बात कर लें, दे देंगे यूपी डैश लखनऊ, देन मणिपुर डैश क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पहचानना की मैंने बहुत इजी दिया है, यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि यूपी की कैपिटल तो लखनऊ है, तो इस तरह से मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इम्फॉल। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आप थोड़ा सा जान सकते हैं, और बाकी एनालॉगी में अलग से आपको किसी दिन करवा दूँगी एनालॉगी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप्स बनते हैं। देन देयर इज़ मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़। देखिए ये जो है होता है ना, ये सेम टू मिसिंग नंबर सीरीज़ होता है आपका। ओके, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, इसमें नंबर के बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स दिया होता है क्वेश्चन में। अब जैसे एक सीरीज़ में आपको देती हूँ यहाँ पे AEIM देन डैश। ओके, अब आपको ये फिल करना है। तो देखिए कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नंबर सबके लिख लेते हैं। सपोज़ A का नंबर 1 होता है, E का 5, I का 9 एंड M का होता है 13। अब डिफरेंस देखिए 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, अगेन 4, अगेन 4, यहाँ भी 4 होगा, एंड देन 13 4 17, और 17 किसका नंबर होता है, Q का। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, Q, राइट। अब देखिए कई लोग ऐसे नंबर लिख के करते हैं, कई लोग फिंगर्स पे ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, ABCDE 5, EFGHI 5, IJKLM 5, MNOPQ 5। तो जैसे आपको सूटेबल लगता हो वैसे कर सकते हैं, या तो आप नंबर्स लिखिए, या तो फिर ऐसे ही फिंगर के हेल्प से जैसे भी आपको सही लग रहा हो आप कर सकते हैं, राइट। देन है आपका 5th है डिक्शनरी ऑर्डर। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में एक्चुअली क्या होता है, आपको 4-5 वर्ड्स दे देंगे और उनको आपको डिक्शनरी वाइज अरेंज करना होगा। लाइक जैसे डिक्शनरी में होता है कि जो वर्ड पहले होता है अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है, उस टाइप से आपको अरेंज करना होगा। सपोज़ मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन दूँ, एंट, देन एप्पल, देन ऐश एंड देन एंकलेट। अब आपको ये अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले देखिए ए तो कॉमन है सब में, राइट, तो इससे मतलब ही नहीं है। देन हम लोग सेकेंड लेटर देखेंगे, एन है यहाँ पे और यहाँ पे भी एन है। ओके, तो ये दोनों मतलब इसमें से एक 1 होगा एक 2 होगा, और यहाँ पे टी है और यहाँ पे इसके बगल में के है, तो के पहले आता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2।
देन देखिए पी पहले आता है एस के, तो ये 3 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा. ऑर्डर हो जाएगा आपका एंकलेट, देन एंड, देन एप्पल, देन ऐश. ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी डिक्शनरी ऑर्डर. देन वर्ड फॉर्मेशन की बात करें. देखिए वर्ड फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है, आपको एक वर्ड दे देंगे, एक बड़ा सा ह्यूज टाइप का थोड़ा वर्ड देते हैं, और उसके बाद पूछते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड इन लेटर्स की हेल्प से बन सकता है, या फिर कभी कभी उल्टा भी देते नहीं बन सकता, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इन लेटर्स की हेल्प से. सपोज मैं आपको अगर एक वर्ड दूँ यहाँ पे, लाइक एम्बी डेक्स्ट्रस, कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या होता है एम्बी डेक्स्ट्रस का? डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको आता है तो, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ. एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से निपुण हो, यानी कि जैसे हम लोग अपने राइट हैंड से यूजुअली लिखते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों हाथ से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, राइट, तो उनको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस. ऑलराइट, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, मैंने 4 वर्ड्स यहाँ लिखे, 1 2 देन 3 एंड देन 4. तो फर्स्ट है यहाँ पे सार, देन डैम, then third one is diet and then last one is zebra. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो इन लेटर्स की हेल्प से नहीं बन सकता है. प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन रीड करिए बहुत अच्छे से रीड करिएगा कि नहीं बन सकता है, ओके, क्योंकि कई बार होता है कि बन भी सकता है, ये भी पूछ लेते हैं. तो अब देखिए सार क्या बन सकता है, एस मिल गया, ओ मिल गया, यू मिल गया, आर मिल गया, आराम से बन जाएगा. तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है. देन डैम बन जाएगा, डी है, ए है, एम है, ये बन जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं है. देन डाइट की बात करें, डी है, देन आई है, ई है, टी है, ये भी नहीं बन सकता. अब देखिए जेब्रा की बात करें तो जेड है ही नहीं आपके लेटर्स में, कहीं पे आपके वर्ड में कहीं पे भी जेड लेटर नहीं है. दिस विल बी द राइट आंसर. ओके, जेब्रा इज़ द राइट आंसर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं. मैं थोड़ा थोड़ा बस बता रही हूँ यहाँ पे, कभी हम लोग डिटेल में करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, देन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, मतलब अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं. देन कमिंग टू सिलॉक्स, सिलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और देखिए बैंकिंग में तो इसका क्वेश्चन जो होता है वो बहुत टफ आते हैं, काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. लेकिन एसएससी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं सिलॉक्स के. अगर आपने बेसिक सिलॉक्स की पढ़ी है तो आप बहुत ईजिली इसको कर लेंगे. ओके, तो अब है 9 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी बहुत ईजी चैप्टर होता है. अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, लाइक ये आपने पता होगा आपको, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, राइट. इसके अलावा जो सब डायरेक्शंस होती हैं, ये नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, राइट, और ये है साउथ वेस्ट एंड ये है साउथ ईस्ट, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट है. देन अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं. इसमें बस बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लाइक कोई राम है मान लीजिए, 30 किलोमीटर जाते हैं नॉर्थ, देन 20 किलोमीटर जाते हैं ईस्ट, 10 किलोमीटर जाते हैं साउथ. तो अब आप उनकी फाइनल डायरेक्शन बता दीजिए किस तरफ वो मुँह करके खड़े हैं, तो दैट इज़ साउथ. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ, राइट. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं. ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन बताया है, थोड़े से एडवांस भी आते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है. देन कम्स द ऑर्डर एंड रैंकिंग. देखिए 4-5 चैप्टर ये थोड़े अच्छे हैं, बाकी सब तो एक दिन में आप कर सकते हैं, मतलब एक दिन में 2 कर सकते हैं. लेकिन ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको शायद 2 दिन भी कंज्यूम कर सकते हैं. अब जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये अच्छा चैप्टर माना जाता है. इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक रो है, इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं. ओके, मैं यहाँ हूँ और मेरी पोजीशन यहाँ से आगे से 4th है, ठीक है. तो अब आपसे पूछेंगे कि पीछे से मेरी पोजीशन क्या है. तो अब देखिए मेरे आगे 3 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मैं हो गई 4th, तो टोटल 10 ही बच्चे हैं ना. तो अब 3 4 लोग ये हो गए, 6 लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं. तो अब 6 ये हो गए और मैं किस पोजीशन पे आ गई, 7वीं पोजीशन पे आ गई. ओके, देन यहाँ पे चिल्ड्रन है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से मेरी पोजीशन हो गई 7th. और इसको करने की एक ट्रिक भी होती है जो हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे. देन देयर कम्स द इनकम्प्लीट पैटर्न. कुछ खास नहीं होता है, बस ऐसे टाइप के 2 फिगर्स आपको दे देंगे, सपोज उसमें कोई पैटर्न होगा, किसी तरह से वो रिलेट करते होंगे. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, और आंसर में 4 फिगर्स होंगे. तो आपको ये वाला जो पैटर्न है ये आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद सेम पैटर्न यूज़ करते हुए इसका आंसर इसमें से फाइंड आउट करना है, चारों में से कौन सा करेक्ट है. ओके, तो ये इतना टफ नहीं होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके. देन कम्स द मिसिंग नंबर इन टैबुलर फॉर्म.
देखिए ये भी एक अच्छा पैटर्न माना जाता है आपके टाइम पे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी फंस जाते हैं कभी कभी। अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप ये क्वेश्चन शायद छोड़ ही देंगे, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, टेबल ऐसे एक बनी होती है, कभी 3:3 की बनी होगी, या फिर जैसे भी आपको 2:2 की दे देंगे टेबल, ऐसी टेबल होती है। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, ओके, 5, 6, 9, देन 4, 10 एंड 6, देन 8, 6 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर होगा। एक पैटर्न है जो फॉलो करना है और उसके बाद आपको बताना है कि इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ओके। तो अगर हम देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, तो अगर हम काउंट करें वर्टिकली 6, 5, 11, 9, 20, राइट। देन 10 + 4 14 + 6 20, देन 8 + 6 है ये, 8 + 6 14 + x = 20। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 6, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 6 रखेंगे तो 6, 6, 12, 8, 20 हो जाएगा इसका भी सम। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही थी कि जो वर्टिकल सम है ये 20 के बराबर है सम में, ओके। तो ये हो गई मिसिंग नंबर इन टैबुलर फॉर्म। देन कम्स द एम्बेडेड फिगर। इसमें देखिए एक फिगर दिए होते हैं और उसके बाद कुछ थोड़ा सा ऐसे क्रिटिकल टाइप का फिगर होगा, ऐसा कुछ करके कुछ भी बना देंगे। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे छोटे छोटे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा जो इसमें छुपा हुआ होगा, मतलब और सारे फिगर्स इसमें नहीं होंगे लेकिन एक फिगर होगा जो इसमें छुपा हुआ होगा, हिडन होगा, वो दिखाई नहीं देगा, ऐसे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है एम्बेडेड फिगर। देन कम्स द पेपर फोल्डिंग। ऑल पेपर फोल्डिंग इज़ ऑल अबाउट सिमेट्री। अगर आपकी सिमेट्री अच्छी है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको सिमेट्री की समझ है काफ़ी अच्छे से, सपोज़ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे रखी हुई है तो इधर कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना। तो ये चीज़ होती है थोड़ी सिमेट्री की, आपको पता, जैसे सपोज़ ये है, अगर यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको अगर सिमेट्री का आइडिया है तो ये सारे तीनों टॉपिक्स आपके लिए थोड़े ईजी हो जाते हैं। देखिए मिरर इमेज क्या होता है, अगर मैंने ए लिखा है यहाँ पे तो साइड में यहाँ पे मिरर लगता है, इधर या फिर इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऐसे लिखेंगे। अगर वाटर इमेज की बात करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो वाटर इमेज ऐसी हो जाएगी, नीचे साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसके बाद इधर इसकी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ओके। देखिए एक्चुअली जो मिरर इमेज होता है उसमें ऐसे रखते हैं तो ये वाला एंड पकड़ के उठा के ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ आ जाती है। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये चीज़ पकड़ के उठा के ऐसे रखना है इधर, तो ये चीज़ इधर आ जाती है, ओके। तो अगर आपको थोड़ा सा ये आइडिया है तो ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। वेन डायग्राम बहुत ईजी टॉपिक होता है और देखिए इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सपोज़ कोई विलेज है, वहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, ओके। 60 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ओके। देन 50 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं, और टोटल उस गांव में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ओके। तो अब देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 60 लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ओके। देन 50 लोग ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं, तो ये वैल्यू आपको बतानी है। और टोटल 100 लोग हैं तो 60 + 50 तो 110 हो रहा है ना ये, और टोटल लोग सिर्फ 100 ही हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। तो इसका रियल डायग्राम ऐसा हो जाएगा, 10 यहाँ जाएंगे, 40 यहाँ और 50 यहाँ। यानी अब देखिए सही है, 10 लोग हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, देन कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं 50 + 10 60 लोग, और टी पसंद करने वाले हैं 50 लोग। तो यहाँ से ये सही हो जाएगा, ओके। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें अगर, इसमें देखिए कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपली आपको दे देंगे इफ़ प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू डिवाइड, इनटू इज इक्वल टू प्लस, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे इज इक्वल्स टू डिवाइड। ये चीज़ अगर है तो फिर एक क्वेश्चन दे देंगे 25 / 9 + 6 - 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये चीज़ें यहाँ पे इसको चेंज करके लिखनी है। सपोज़ यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ डिनोट कर रहा है इनटू को, राइट। तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा, फिर 9 प्लस की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी, -6, यहाँ पे जो ये माइनस है इसको माइनस डिवाइडेड बाय लिख देंगे 5। अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बहुत ईजी होता है, बस आपका कैलकुलेशन चेक करते हैं इससे। देन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी 5 वर्ड्स दे देंगे आपको और उसको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना हो। सपोज यहाँ पे मैं आपको 5 वर्ड दे रही हूँ, ओल्ड, चाइल्ड,
यूथ, देन बेबी। अब आपको किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में ये क्रिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, चाइल्ड होता है, देन क्या बनते हैं, बेबी, देन यूथ, एंड लास्ट में हम बनते हैं ओल्ड, राइट। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। देन मिसलेनियस मैंने यहाँ पे इसलिए क्रिएट किया है कि सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे कोई टॉपिक छोड़ा है तो वो हम लोग इस सेक्शन में कवर कर सकते हैं मिसलेनियस के तौर पे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक सारे टॉपिक हो चुके हैं, बस एक टॉपिक में शायद भूल गई थी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स यहाँ पे ऐड करना, तो वो आप मिसलेनियस में ऐड कर सकते हैं। और कैलेंडर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप कभी बहुत दिल लगा के पढ़ेंगे ना, आपको कैलेंडर्स बहुत मज़ा आएगी। आप किसी को भी बाद में फिर अमेज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे जब मैंने कैलेंडर पढ़ा था उस टाइम पे किसी को भी, जैसे मैंने नया नया उस टाइम पे सीखा था, ओके, तो मैंने सबको मतलब बोल दिया था कि आप मुझे कोई भी डेट दो और मैं उसका डे बता सकती हूँ। तो लोग मुझे जैसे देते थे 24 मई 1799 को कौन सा डे था। अब आप जब आप कैलेंडर पढ़ लेंगे तो आप ये चीज़ अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा डे था उस दिन। उसके बाद आप बताइए, उसके बाद फ्रेंड्स जाके कैलेंडर से मैच करेंगे, उसके बाद जब वो सही निकलेगा तो सरप्राइज़ होंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे, है ना। तो पढ़ाई लिखाई का ये भी थोड़ा एक फ़ायदा होता है कि आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई ऐसी मज़े वाली बात। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू जीके टुडे चैनल। एंड आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, इसके बाद आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चीज़ पढ़ाऊँ आपको, किस चीज़ में हेल्प करूँ, ये भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट, मी नुज़रत सना साइनिंग ऑफ, बाय बाय।